तो ये जो इसका जो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स जो डीएनए है किसके अंदर, ये आपका किसके अंदर है, एक सेकंड में टाइम लूंगा आपको, नहीं रहने दीजिए। चलिए, तो ये जो आपका डबल हेलिक्स है ये कैसा है, ये आपका जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए है उसकी जो शेप कैसी है, सर्कुलर है और डबल हेलिक्स है। इसका क्या मतलब है कि ये देखिए इसकी शेप डीएनए की ऐसी है, और ये जो डीएनए है इसमें कैसा है, ये अनप्रोटेक्टेड डीएनए है। कैसा है, असुरक्षित डीएनए है। और ये अनप्रोटेक्टेड क्यों है सर जी, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस आपका एब्सेंट है। इस वजह से आपका ये क्या है, ये डीएनए कैसा है, अनप्रोटेक्टेड है। अनप्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, अनप्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, ये देखिए, ये देखिए, ये तो आपको पता ही है प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल आपका चाहे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब के सब कैसे पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक पाया जाएगा। इसका मतलब है क्या है, इनका जो डीएनए होगा वो आपका सर्कुलर और डबल हेलिक्स होगा, और डीएनए कैसा होगा, अनप्रोटेक्टेड होगा, असुरक्षित होगा। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही नहीं है, न्यूक्लियस आपका एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, अगर हम किसी भी बैक्टीरिया के किसी प्रोकैरियोटिक के अगर हम स्ट्रक्चर लें और इस स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करें, हमने काट निकाल लिया ये पार्ट, तो इसके अंदर ये देखिए ये डीएनए है, ये डबल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स है। ये जो डीएनए है ये आपका कैसा डीएनए है, अनप्रोटेक्टेड है। कैसा है, ये अनप्रोटेक्टेड है, अनप्रोटेक्टेड है यानी कि असुरक्षित है, असुरक्षित है। बात समझ में आ गई, अनप्रोटेक्टेड है यानी कि असुरक्षित है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इसके अंदर है ही नहीं, केंद्रक इसके अंदर है ही नहीं, केंद्रक एब्सेंट है, इसलिए ये अनप्रोटेक्टेड है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, सॉरी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल को अगर आप देखोगे तो इसका जो डीएनए है वो प्रोटेक्टेड होगा, इसका जो डीएनए होगा वो आपका प्रोटेक्टेड होगा। बात समझ आ रही है। अगर यूकैरियोटिक की मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल के अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं, मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की बात करूं, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ की बात करूं, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें भी डीएनए होगा, डीएनए होगा। और डीएनए की यहां पर शेप और साइज क्या है, यहां पर शेप और साइज डबल हेलिक्स है, डबल, इसकी भी डबल हेलिक्स है। यानी कि डबल हेलिक्स का क्या मतलब है, द्विकुंडलित, द्विकुंडलित, द्विकुंडलित है। यानी कि अगर डीएनए का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करूं तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपका आएगा। ये क्या है, ये यूकैरियोटिक का डीएनए है, इसका डीएनए, लेकिन वहां पर सर्कुलर था, यहां पर ये इस प्रकार से सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, एक सिंगल ये, एक सिंगल ये, तो आपकी कैसी है, द्विकुंडलित है ये भी, लेकिन इसका शेप सर्कुलर नहीं है, जिगजैग फॉर्म में। बात समझ आ रही है। तो ये जो डीएनए है ये प्रोटेक्टेड है, ये सुरक्षित है, ये प्रोटेक्टेड डीएनए है। और प्रोटेक्टेड डीएनए यानी कि सुरक्षित डीएनए है, सुरक्षित डीएनए है। बात समझ आ रही है, सुरक्षित डीएनए है साहब, ये सुरक्षित है, सुरक्षित है। बात समझ में आ रही है, सुरक्षित डीएनए है ये। क्यों डीएनए है, क्योंकि साहब यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो डीएनए है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। जैसे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं इसका, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो डायग्राम आप देखिए, ये आपकी सेल हो गई, ये आपकी सेल है, सेल है, और ये देखिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के चारों ओर ऊपर की तरफ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल की कौन सी एग्जांपल है, यानी कि इंसान, ह्यूमन, कोई भी प्लांट, आपका जितने भी एल्गी हैं और जितने भी आपके क्या बोलते हैं जो फंगल हैं, तो ये आपके क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली है। ये दोनों चीजें थी, केंद्रक झिल्ली थी,
मैं बात कर रहा हूं इसका जो डीएनए है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जितना भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर ये क्या है, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए में हर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपका डीएनए है। तो एक चीज बताइए, इसको सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही है चारों तरफ से, प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप है, इसका ट्रू है, प्रेजेंट है। तो जब ऐसी स्थिति में जेनेटिक मटेरियल होगा वो सुरक्षित है, सेफ है, एक घर की तरह है। इसलिए क्या है, ये न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि केंद्रक झिल्ली इसे बोला जाता है। तो ये एक न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो डीएनए कैसा है, ये प्रोटेक्टेड डीएनए है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये किसका आपका स्ट्रक्चर है, ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। बात समझ आ रही है? तो एक डिफरेंस आपका ये हुआ। और अगला डिफरेंस है आपका इसके अंदर, ये जो आपका अगला स्टेप देख लेते हैं। एक डिफरेंस ये हुआ, अगला डिफरेंस और देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच। एक और डिफरेंस देखिए, ये देखिए, ये तीसरा डिफरेंस है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए है, डीएनए है, डीएनए है। और डीएनए में अगर मैं आप बात करूं, इसी के बगल में एक चीज कर लीजिए, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की मैं अगर बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में भी आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। तो देखिए जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है यूकैरियोटिक के अंदर, इस डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन या इसको शॉर्ट में बोलते हैं एच प्रोटीन, एच प्रोटीन। तो जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक के अंदर जो होता है और जो डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोप्रोटीन या एच प्रोटीन। ये क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, यानी कि उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ये वाली बात आपको समझ में आई, उपस्थित होती है। प्रोटीन जो उपस्थित है आपकी, कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन या एच प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कहां, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोप्रोटीन। बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, वो आपकी क्या है, वो आपकी एब्सेंट है, एब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। यानी कि प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल के अंदर जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर हिस्टोप्रोटीन नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो हिस्टोप्रोटीन या एच प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये सब आगे डिस्कस चलेगा, हिस्टोप्रोटीन क्या है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन सब का विस्तार से डिस्कस होने वाला है। और अगला डिफरेंस लिखिए, अगला डिफरेंस क्या होगा, अगला डिफरेंस क्या होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपकी सेल है, आपकी सेल है, कोई भी सेल, ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल है, कितनी सेल है, लगभग 5 के अरब, 5 के अरब कितनी सेल होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, लगभग 5000 अरब कोशिकाएं से मिलकर के ये पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर बनता है लगभग। तो ये सिर्फ हम एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, बॉडी की एक सेल,
ह्यूमन सेल के बारे में अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात किए ही नहीं है, अभी हम यूकैरियोटिक टाइप सेल और प्रोकैरियोटिक टाइप सेल की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये आपकी सेल हो गई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर कुछ अंग पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। ये सब क्या है? ये सब के सब आपके क्या हैं? ये कोशिकांग हैं। क्या है? कोशिकांग है। ये सब के सब क्या है? कोशिकांग है, यानी कि कोशिका के अंग हैं। क्या है? कोशिका के अंग हैं, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। और ये सब कोशिका के अंदर, कोशिका है जैसे हमारा शरीर है, शरीर का अंग क्या हुआ? हाथ हुआ, सर हुआ, आंख हुए, कान हुए, पैर हुए, फिंगर्स हुई, नेक हुई, ये सब के सब क्या है? और हमारे ऑर्गन हुए जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, ये सब के सब आपके क्या है? ये हमारे शरीर के अंग हैं। और ऐसे ही सेल के भी अपने अंग हैं, कोशिकांग, कोशिका के अंग। मैंने आपको बताया था कि सन 1838 और 39 में ये आपके सेलेडन और स्वान साहब ने एक थ्योरी दी थी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि हर एक सेल जो है कोशिका और कोशिका के उत्पादन से बनी है। बात समझ आ रही है? पूरी की पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद, यही कोशिका के उत्पाद हैं, यही कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनल है। तो कुछ जो कोशिका के जो अंग है प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाए जाते, जैसे जैसे क्या क्या नहीं पाया जाता आपका? सबसे पहला लाइसोसोम, लाइसोसोम। दूसरा गोल्गी बॉडी, इसको हिंदी में लाइसोसोम ही बोला जाता है, लाइसोसोम ही बोला जाता है, लाइसोसोम। अगला गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, या इसको बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय। तीसरा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं ER। सबका फंक्शन बताऊंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतः प्रदव्वी जालिका। क्या बोलते हैं? अंतः प्रदव्वी जालिका, अंतः प्रदव्वी जालिका। बात समझ आ रही है? ये आपका लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और एक और रहता है आपका इसमें, वो होता है आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चारों के चारों आपका क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये कि सब के सब एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो कुछ आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं एक सेल के अंदर, उसका कि अंग होते हैं, लेकिन ये अंग इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये वाले अंग नहीं पाए जाते कोशिका के। जैसे कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली इसे बोला जाता है। आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है, किसको? लाइसोसोम को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आगे का विषय है, लेकिन फिलहाल आपको क्या है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर कोशिका के कुछ अंग हैं जो अनुपस्थित होते हैं, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये सारे के सारे यूकैरियोटिक के अंदर क्या होते हैं? यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं साहब, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये चारों के चारों ये चार हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि साहब बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया के अंदर ER पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साहब नहीं पाया जाता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय पाया जाता है? साहब नहीं पाया जाता। लाइसोसोम पाया जाता है कि साहब नहीं पाया जाता। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। तो एक डिफरेंस आपने ये देखा।
कि कुछ कोशिका के अंग ऐसे हैं कि जो आपके एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन आपका किसमें पाया जाता है, लेकिन आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। एक डिफरेंस और देखते हैं, एक डिफरेंस और देखते हैं हम लोग, एक डिफरेंस और देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस और देख लेते हैं, और डिफरेंस क्या है आपका, ये देखिए, एक राइबोसोम होता है, एक राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, और ये भी आपका क्या है, सेल ऑर्गेनल है, कोशिका का अंग है। और ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है। क्या होता है? राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक क्या होता है 70S, और एक होता है 80S। और एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग, हिंदी में भी इसको स्वेडबर्ग लिखते हैं, स्वेडबर्ग इसे बोला जाता है। ये आगे का विषय है, स्वेडबर्ग क्या होता है, बस हमें फिलहाल ये समझना है कि राइबोसोम जो होता है दो प्रकार का होता है, 70S और 80S, यानी कि 70 प्रकार का राइबोसोम और 80 प्रकार का राइबोसोम। बात समझ आ रही है? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका क्या, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। कैसा? 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसको हिंदी में राइबोसोम ही लिखा जाता है, राइबोसोम ही लिखा जाता है। राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो एक डिफरेंस ये जाना आपने कि ये राइबोसोम क्या है, ये भी राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है। क्या है? सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। ये भी राइबोसोम क्या है? सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो 70S जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, और 80S टाइप का जो आपका राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है? वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारी सेल कैसी है? एनिमल सेल, किसका एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक का। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सेल है बॉडी की, उस सेल के अंदर 80 टाइप्स 80S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। प्लांट कैसा है? यूकैरियोटिक है, उसके अंदर भी 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। और आपका एल्गी है, फंगल है, ये सभी यूकैरियोटिक टाइप के सेल हैं, और इसके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। और बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। चलते चलते एक डिफरेंस और देखते हैं, चलते चलते एक डिफरेंस और देख लेते हैं। क्या? एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। देखिए, जो एक सेल वॉल होती है, एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, यानी कि सारी चीजें आएंगी आपकी, बस एक फिलहाल अभी डिफरेंस देख लीजिए कि ये राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, लेकिन अभी फिलहाल डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज होती है, क्या, यहां पर मैं बात करूं कि क्या सेल वॉल, किस चीज की मैं बात करूं? मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूं। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की मैं बात कर रहा हूं। तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है यानी कि उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं कि साहब ये बैक्टीरिया है, क्या ये आपका साहब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसा है? बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। किस प्रकार की सेल पाई जाती है बैक्टीरिया में? प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि इसमें भी सेल वॉल क्या होगी? प्रेजेंट होगी। क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब बात आती है सेल वॉल बनी किसकी होती है? बैक्टीरिया की सेल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल उपस्थित होती है, यानी कि कोशिका भित्ति जो उत्पन्न होती है, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? नंबर एक, सबसे पहला पॉइंट, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है।
प्लस, और क्या रहता है इसमें, प्लस इसके अंदर अमीनो एसिड की बनी होती है। एक चीज और है, प्लस एक चीज की और बनी होती है, यह है आपका मुरामिक एसिड। मुरामिक एसिड ये किसकी बनी होती है, मुरामिक एसिड, अमीनो एसिड और पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। क्या, सेल वॉल। किसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आपका सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति होती क्या है, ये आउटर कवरिंग, क्या है ये, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, यानी कि ये कोशिका का बाहरी आवरण है। कोशिका का बाहरी आवरण है, क्या है, ये कोशिका का बाहरी आवरण है। कोशिका का बाहरी आवरण है, सबसे बाहर की जो लेयर है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल को आप बैक्टीरिया के सेल को उठाएंगे तो आप इसकी सबसे आउटर लेयर जो होगी वो आपकी सेल वॉल होगी। सबसे पहली लेयर सेल वॉल होगी, उसके अंदर आपका मेम्ब्रेन होगा, फिर आपका सेल के अंदर इसके आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, यानी कि कोशिका के अंग होंगे। लेकिन सबसे आउटर है, आउटर कवरिंग है, सबसे बाहरी आवरण है सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, आपकी पेप्टिडोग्लाइकोन, यानी कि सब इंग्लिश में और हिंदी में सब एक ही लिखा जाता है, अमीनो एसिड, मुरामिक एसिड, यानी कि अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल लिख लीजिए, एसिड को अम्ल लिखते हैं, अमीनो अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, मुरामिक अम्ल, मुरामिक अम्ल। और इसको हिंदी में लिखेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकोन ही लिखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन ही इसको लिखा जाएगा। अब मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की क्या स्थिति है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या आता है, एग्जाम्पल एनिमल सेल, एनिमल सेल आता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका आता है प्लांट सेल, प्लांट सेल। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं यूकैरियोटिक सेल के। और चौथा कौन सा होता है, फंगी सेल। कौन सा होता है, फंगी सेल, यानी कि ये हो गया शैवाल कोशिका, फफूंद या कवक कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो एनिमल सेल में ये आपकी एब्सेंट होती है, ये अनुपस्थित होती है। यानी कि अगर आप इंसान की बात करोगे, चाहे गाय भैंस बकरी, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी एनिमल हैं, हर एनिमल में आपका जो सेल वॉल है वो सेल वॉल आपका क्या है, सेल वॉल आपका एब्सेंट है। सेल वॉल आपका क्या है, एब्सेंट है। किसी भी एनिमल सेल में आपका सेल वॉल एब्सेंट रहता है, सेल वॉल होती ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट सेल, एल्गी सेल और इन तीनों की, तो इन तीनों में ये प्रेजेंट पाया जाता है। यानी कि इसमें सेल वॉल क्या है, इन तीनों में आपकी सेल वॉल क्या है, सेल वॉल आपकी प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है। तो यूकैरियोटिक सेल के आपके चार एग्जाम्पल उदाहरण मैंने आपको दिए थे, और इन चारों एग्जाम्पलों में आपका एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है सेल वॉल, बात समझ रही है। लेकिन प्लांट सेल, एल्गी सेल, फंगी सेल, इन तीनों में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इसमें जो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो ये सेल वॉल जो बनी होगी तीन चीजों से मिलकर बनी है, आपका पेप्टिडोग्लाइकोन, अमीनो एसिड, मुरामिक एसिड। अब बात करते हैं कि इन तीनों में अगर प्रेजेंट होती है तो इन तीनों में आखिरकार सेल वॉल किस किस की बनी होती है, बात समझ में आ रही है। तो इसको देख लीजिए, इन तीनों में कौन कौन सी बनी होती है। अगर बात करोगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। यानी कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसका बना होता है, ये बना होता है आपका सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, इसको हिंदी में वही लिखते हैं। ये क्या है, सेलुलोज, और ये क्या है,
हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और यदि मैं बात करूं एल्गी सेल की, एल्गी सेल किसकी बनी होती है? एल्गी सेल किसका बना होता है? तो ये बना होता है सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक चीज और होती है इसमें, वो होता है गैलेक्टोन। इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? नंबर एक सेलुलोज, सेलुलोज प्लस और किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3 प्लस और किसकी बनी होती है? और बनी होती है ये गैलेक्टोन की। किसकी बनी होती है? गैलेक्टोन, गैलेक्टोन्स की बनी होती है। तो एल्गी सेल की जो सेल वॉल है वो किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की बनी होती है साहब, सेलुलोज, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और गैलेक्टोन्स की बनी होती है। तो ये आपके तीन चीज हैं जो एल्गी सेल की सेल वॉल बनी होती है। और यदि मैं फंगल सेल की बात करूं तो फंगल सेल की जो बनी होती है सेल वॉल वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन, काइटिन की बनी होती है। तो फंगी सेल यानी कि कवक या फफूंद की जो कोशिका है उस कोशिका में जो आपका सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। और यदि एल्गल सेल की बात करोगे तो सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टोन की बनी होती है। बात समझ में आ रही है? और एक डिफरेंस और है इसमें, एक डिफरेंस और क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसका क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस और है, चलते चलते एक डिफरेंस और क्या है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर यानी कि कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन होता है। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये सांस लेने वाला नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं बाहर, हर सेल का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हर सेल श्वसन करती है। हर सेल के पास में जब हम सांस लेते हैं तो होल बॉडी में हर सेल के पास में आपकी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है और CO2 लेके आती है। ये पूरा काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, पूरी बॉडी में हर एक सेल को दे रहा है, और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है और हम श्वास के माध्यम से, नाक के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये श्वसन तंत्र है। लेकिन सेल जो अपना ऑक्सीजन ले रही है और उस ऑक्सीजन से आखिरकार करती क्या है? ये कैसे यहां पर एनर्जी बना रही है? कैसे ऑक्सीजन टूट रहा है, सॉरी, कैसे ऑक्सीजन से आपका जो ग्लूकोज है वो टूट करके एनर्जी दे रहा है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर का मतलब क्या होता है? कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर श्वसन है ये, कोशिका के अंदर, अंदर श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। तो ये क्या होता है? जब हम कोई सेल जब रेस्पिरेटरी करती है तो क्या होता है? तो साहब जो ग्लूकोज है C6H12O6 क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको तोड़ देता है। ग्लूकोज को क्या करता है? ये क्या है? ये केमिकल एनर्जी है। क्या है ये? केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी है सर। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज को तोड़ देता है, और किसमें? CO2 प्लस कुछ H2O निकलेगा वाटर, और प्लस आपकी ATP निकलेगी। क्या निकलेगी? ATP निकलेगी, ATP निकलेगी। ये क्या है? यही एनर्जी है, यही ऊर्जा है। तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है, हम चला रहे हैं, फैला रहे हैं, हाथ वो घूम रहा है, ये भी आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। लेकिन ये जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो ATP है, ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन
एडिनोसिन क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? यही वो एनर्जी है जिससे क्या बोलते हैं, किसी भी सेल को फंक्शन करने की जरूरत पड़ती है। यही एनर्जी मिलती है, यही एनर्जी से ही ये सेल, कोई भी कोशिका अपनी अपनी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे प्रोटीन मेकिंग का काम है, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, चाहे डीएनए मेकिंग, डीएनए बन रहा है, डीएनए बिगड़ रहा है, चाहे सेल डिवीजन हो रहा है, तो उनको भी तो, हर सेल को भी तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वही ऊर्जा जो मिलती है जब क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिका के अंदर श्वसन होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये C6H12 क्या है, ये ग्लूकोज है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वाटर है वो आपका सेल के अंदर यूटिलाइज होगा। और ये आपका एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही एनर्जी है, इसी एनर्जी को लेकर के कोई भी सेल फंक्शन करती है या पूरी बॉडी फंक्शन करती है। बात समझ आ रही है? अब बात आती है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अंदर श्वसन कहां हो रहा है, वो हो रहा है मीसोसोम के अंदर, मीसोसोम, मीसोसोम के अंदर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है, यानी कि कोशिका के स्तर पर जो श्वसन हो रहा है, कोशिका के अंदर जो श्वसन हो रहा है, वो कहां हो रहा है, मीसोसोम के अंदर हो रहा है। ये आपका डिफरेंस है। और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपका ग्लूकोज को तोड़ रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और सेल ऊर्जा बना रही है, एनर्जी बना रही है, एनर्जी बना रही है। और यही काम ये जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीसोसोम कर रहा है, यही पूरा काम यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यही पूरा जो काम है, ये पूरा का पूरा काम आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यहां भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, यहां भी क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन यहां भी होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यहां भी होगा, यानी कि कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन यहां भी होगा। बात समझ आ रहा है? यहां भी जो ग्लूकोज है, यहां भी, यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। यही माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारी सेल के अंदर हम जो लेते हैं एनर्जी, जो लेते हैं ग्लूकोज को लेते हैं। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, ये केमिकल एनर्जी है। और यही ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये क्या करता है? CO2 प्लस H2O और प्लस ये ATP की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। और यही एनर्जी है, यही एटीपी क्या है? यही एनर्जी है, एनर्जी है, ऊर्जा है। बात समझ आ रही है? यही एनर्जी है, यही ऊर्जा है। तो हम बोला जाता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या प्लांट है, उसके अंदर जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो कौन है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? यहां पर ऊर्जा बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बन रही है। यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर जो ग्लूकोज है, वही सेलुलर रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन मिल रही है सेल को, और इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ATP जो कि काइनेटिक एनर्जी है, और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी है, वो कन्वर्ट कर रहा है। ग्लूकोज एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। और इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? ये एनर्जी बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है। यानी कि क्या बोलेंगे? ये एनर्जी मेकिंग का काम कर रहा है, एनर्जी मेकिंग का काम कर रहा है, और एनर्जी बना रहा है, और प्लस एनर्जी को स्टोर भी कर रहा है। ये
सेल को जरूरत पड़ रही है, कभी भी जरूरत पड़ जाए सेल को, तो एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है। और इसलिए एनर्जी मेकिंग होने के कारण क्या बोलते हैं आपका, एनर्जी मेकिंग और एनर्जी स्टोर करने के कारण इसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। या इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोल देते हैं एनर्जी हाउस। एनर्जी हाउस, शक्ति गृह बोल देते हैं, पावर हाउस बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका की शक्ति गृह, या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि पावर हाउस में क्या होता है, बिजली बनती है, बिजली मेकिंग का काम होता है और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का काम होता है। तो ये भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी हाउस। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्या है, ये कोशिका का अंग है, कोशिका का एक अंग है, कोशिका का एक पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है। बात समझ में आ रही है, कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। हमारी सेल के अंदर जो एनर्जी बना रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। बात समझ में आ रही है, यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कौन बना रहा है, वहां पर मीसोसोम एनर्जी मेकिंग का काम कर रहा है। तो एक डिफरेंस आपका ये होता है। बात समझ में आ रही है आपकी। चलिए, तो यहीं पर ये आपका टाइप्स ऑफ सेल और उसके जो डिफरेंसेस हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर आपका ये डिफरेंस मैंने आपको करा दिया है। बस आपको फायदा तभी मिलेगा जब पर डे का मैटर पर डे तैयार करें, डेली रिवीजन करें, और साइटोलॉजी जब कंप्लीट हो जाए, यानी कि कोशिका बिंगा जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपका एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एनडी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पीसीएस का, आरओ का, कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन लगाइए साइटोलॉजी का, आपको कंप्लीट क्वेश्चन लगभग 90 से 90% क्वेश्चन आपको लगभग यहां से मिलेगा। ठीक है, और लगातार मेहनत करते रहिए। और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीजें बेहतर मिल रही हैं, आपको लगता है कि हाँ आपका कुछ बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।